हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके एक्सपीरियंस चैनल पे। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था आपका जूलॉजी का BZYCT 135 कोर्स का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने एक्सप्लेन नोट बना दिए उस चैप्टर के कंप्लीट। आपके 14 to 15 बने होंगे वीडियोस, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना दी है। ये वीडियोस की प्लेलिस्ट आपकी अलग बन जाएगी। और अब से मैं क्या होऊंगा, आप थोड़ा फास्ट स्टडी करेंगे जिससे आपकी वीडियोस की जो आपकी लेंथ तो आपकी 30 मिनट्स ही रहेगी। वीडियो का जो ना मतलब आप ज़्यादा एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकें, क्योंकि अब इतनी वीडियोस नहीं बनेंगे, 15 वीडियो ऐसे नहीं। मैं हर मैक्सिमम 6 to 7 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी एडवांस में ईजिली समझा आपको समझाते समझ चलूँगा मैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो जाए समझ में आपको ना आए, अच्छी समझ में आएगा। और तब तक फिर क्या करना, आप लोग अच्छे उसकी स्टडी कर लेना। इसकी पहले वीडियो आ चुकी है, इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत बताया इसका ओवरव्यू जो चैप्टर का था, आपके डाल्टन लो बताया था मैंने। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर वही डाल्टन लो की क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखी है, तो मैंने वो बताया था। आज देखेंगे इससे आए का वीडियोस देखेंगे किस में चैप्टर में है क्या। और ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, साथ साथ पढ़ते रहिए आप। जो करवा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ, जितना डेली करा रहा हूँ मैं, उतना करते रहिए, आपके चैप्टर हो जाएंगे। आपको कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और सबको चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे आपका भी प्रॉफिट हो सके और दोस्तों का प्रॉफिट हो सके। एक बात और, जो चैप्टर्स आपके ये रेस्पिरेशन वाले, ये चैप्टर हमारी 11th में भी 12th में भी है। जो कोई भाई बहन मेरे 11th 12th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट में जा समझ में आ जाएगा, उसमें एडिशन चीज़ भी है। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि नीट वाले बच्चे इसमें देख रहे हैं तो वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इसमें उनकी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे मैंने बहुत से कंसेप्ट अदर भी लिए हैं जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए, अच्छे से आपका माइंड में बन जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते अपने वीडियो। और आज का टॉपिक क्या लेंगे हम लेंगे हेनरी लॉ ऑफ गैस सोल्युबिलिटी। कि हेनरी का लॉ क्या है गैस सोल्युबिलिटी के ऊपर। अब हेनरी ने एक लॉ दिए थे। हेनरी हमारे साइंटिस्ट से, जाने माने साइंटिस्ट, उन्होंने केमिस्ट्री में भी काम किए थे और यहाँ पे भी उन्होंने जूलॉजी में भी उन्होंने लॉज प्रेजेंट है। सिर्फ बात करें केमिस्ट्री के लॉज ही है। अब इन्होंने क्या कहा था, amount of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in contact with the liquid. This is known as Henry laws of gas solubility. इसमें क्या कहते हैं, जितना हमारा अमाउंट ऑफ गैस है, मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। मतलब जितना भी हमारा अमाउंट होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। तो क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब पी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा अमाउंट। और हम अमाउंट कैसे निकालते हैं केमिस्ट्री में, आपने सुना होगा मोलैरिटी, एक कंसेप्ट होता है मोलैरिटी। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो जो आपका प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोलैरिटी के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। इसने यहाँ पे नाम दे रखा है HV दे रखा है, जो कि हेनरी कांस्टेंट है। और इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी, ठीक है, P=HV मल्टीप्लाई बाय M। ये हमारा है हेनरी लॉज ऑफ गैस सोल्युबिलिटी। HV क्या आपका हेनरी कांस्टेंट, M क्या है मोलैरिटी, हमें फॉर्मूला लिख दिया मैंने। और मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ में आ गया आप लोगों के। तो हेनरी लॉज ऑफ गैस सोल्युबिलिटी से हमसे ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। क्लियर, ठीक है। अब इसे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ईजी है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता क्या है, पहले बात करते हैं डिफ्यूजन। मान लो मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है यहाँ पे आपकी, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। आप लोग देख रहे होंगे कंटेनर ए में क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है और कंटेनर बी में कम कंसनट्रेशन है। दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, तो सिंपल से बताओ आप लोग कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, ए टू बी होगी या फिर बी टू ए होगी। लिखता हूँ मैं आपको लिए, ए टू बी होगी मूवमेंट या फिर बी टू ए मूवमेंट होगी। सिंपल सी बात है कि कहाँ मूवमेंट होगी, ए टू बी मूवमेंट होगी। रंग चेंज कर दिखाया ना दे रहा है अंदर आप लोगों को। हाँ हो गया, ठीक है। तो हमारी मूवमेंट कहाँ से होगी, ए टू बी मूवमेंट होगी। तो डिफ्यूजन होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, तो स्प्लिट कर लिखते हैं आप दोबारा से, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मूवमेंट कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब डिफ्यूजन होता किस किस का है, डिफ्यूजन अकर इन लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन लिक्विड और गैस में होता है, किसमें, लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन होता है। क्यों, आपने देखा होगा कि लिक्विड और गैस के पार्टिकल जो होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसी कारण क्या होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, जहाँ हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन इजिली मूव कर सकते हैं। इसलिए इसी रीज़न के कारण, इसके या फिर इस प्रॉपर्टी के कारण जो डिफ्यूज़न होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ तो नहीं कहूँगा, डिफ्यूज़न अकर इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड गैस का डिफ्यूज़न होता है क्योंकि इसके पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस। ओके, अब इधर पूछो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या है, ये रखी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है आपका, मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो इंसान होते हैं, इंसान तो नहीं, जो अलग अलग जानवर होते हैं पानी में रहते हैं, इन सभी का सांस लेने की प्रोसेस चेंज है। अब चेंज कैसे है देखो, हम बात करते हैं मछलियों की, तो मछली सांस से लेते हैं, गिल से लेते हैं सांस, हम लोग किससे लेते हैं, हम लोग सांस लंग्स से लेते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट है। सबकी बात करें जी, अर्थवर्म की बात करते हैं, तो अर्थवर्म जो होता है ना उसकी अपनी पूरी स्किन से सांस लेता है, अर्थवर्म हो गया। फ्रॉग वैसे काम करता है, टैडपोल गिल से सांस लेता है। कॉकरोच पे क्या होता है, कॉकरोच पे एक टिब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके साइड्स में प्रेजेंट होता है टिब्यूल्स, उससे लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिससे मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिससे वो रेस्पायर करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में वो इंक्लूड कर रखा है कि different different organisms have different different mode of respiration. Some organisms respire through complete body while some other respire through cuticle and many modes of respiration occur. तो जितने भी respiration के modes होते हैं जो आपके कोर्स में हैं या आगे आएंगे, क्योंकि बिर बिर तोड़ तोड़ के पढ़ना अच्छा नहीं होता, मैंने सबको इधर बैंड अप कर दिया और यहाँ पे सारे के सारे इवोल्यूशन के साथ, इवोल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। स्टार्ट करते हैं पहले से, जनरल बॉडी सरफेस, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पोरिफेरा टू एस्केलेमेंथीज, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं पोरिफेरा टू एस्केलेमेंथीज, वो सभी के सभी अपनी फुल बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट स्किन या क्यूटिकल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं। कौन से हैं वो, अर्थवर्म और फ्रॉग। तो अर्थवर्म और फ्रॉग किसे करते हैं, अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स, तो गिल्स आप सब लोग जानते हो, एक्वेटिक अर्थपोडास, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस होंगे, टैडपोल हो गया, वो सभी गिल्स से करते हैं। एक गिल्स में एक मॉडिफाइड फॉर्म आता है, उसे कहते हैं बुक गिल्स। तो क्या हो गया बुक गिल्स में, लिम्बलेस, किंग क्रैब या फिर लिविंग फॉसिल्स, ये करते हैं। अब फिर क्या हुआ, बुक लंग्स, कौन करता है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ट्रैकेल टिब्यूल, कॉकरोच, टिनेडिया या फिर गिल्स, मोलस्कस, ट्यूफिट, इकैंडरमाटा, लंग्स, एम्फीबिया टू मैमल्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी है वो सबसे मतलब एडवांस फीचर्स ही है। पहले आपका जनरल बॉडी सरफेस है, उससे एडवांस क्या है, मोश स्किन है, उससे एडवांस गिल्स है, तो भी एडवांस फॉर्म ही आ रहे हैं। तो कहा जाए तो यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, यहाँ से चेंजिंग हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है धीरे धीरे। क्लियर, आपके सबका नाम पता चल गया, इवोल्यूशन कैसे कैसे इसमें हो गया, वो हो गया। तो इसमें से मोड ऑफ रेस्पिरेशन में। अच्छा, हमारा जो लंग्स जो होता है ना वो दो टाइप्स के लंग्स होते हैं हमारे पास। कैसे, लिख रखा है मैंने, लंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। लंग्स दो टाइप्स का होता है, एक डिफ्यूजन लंग्स, एक वेंटिलेशन लंग्स। पहले मैं बात करता हूँ डिफ्यूजन लंग्स होता क्या है। लंग्स तो सभी लोग जानते हो, अब इस बारे में धीरे धीरे आपके बारे में स्टडी मिलेगी लंग्स के बारे में, कि लंग्स के अभी हम क्या देखेंगे कि लंग्स में लॉब्स कितने होते हैं, क्या साइज़ होता है, इसके अंदर क्या क्या परसेंट होते हैं, कौन से फीसद परसेंट होते हैं आपके, और इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं, मुझसे प्रोटेक्ट कौन करते हैं। तो पता है आपको कि प्रोटेक्ट रिब केज करते हैं, मगर और भी कुछ अच्छा पता करेंगे इस बारे में और नॉलेज लेंगे, मगर स्टार्ट करते हैं अपने कहते हैं ना छोटे लेवल से। तो डिफ्यूजन लंग्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एयर विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन ओनली
एंड आर प्रेजेंट इन स्मॉल एनिमल्स। मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना सराउंडिंग से, अपनी बॉडी में जो गैसेस है उसका एक्सचेंज करना सराउंडिंग से सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न से। किससे? सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न से। इसे कहते हैं डिफ्यूज़न लंग्स। मतलब वो लंग्स जिसमें गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है मगर डिफ्यूज़न के ही द्वारा हो रहा है, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न लंग्स। ये मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके। एक होता है हमारा वेंटिलेशन लंग्स। ये क्या होता है? एयर पास थ्रू ए ट्यूब इनटू इनफ्लेमेबल लंग्स where gas exchange take place and oxygen poor air and CO2 rich air is then forced out usually through the same tube. This is known as tidal flow of air या फिर ventilation lungs। अब इसमें कहते क्या है? देखो वेंटिलेशन लंग्स हमारा प्रेजेंट होता है कैसे? देखिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन को नोस्ट्रिल से हमने इनहेल के फिर नोस्ट्रिल से कहाँ जाएंगे? वो नेसोफेरिंग्स में आएंगे, फिर हो जाएंगे लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स ट्रैक क्या आता है तो मतलब मेनली वो लंग्स में आते हैं। अब लंग्स में चले गए हमारे, अब लंग्स में क्या होगा? तो लंग्स में इनका डिफ्यूज़न होगा और डिफ्यूज़न से क्या होता है? आपका जो ऑक्सीजन होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 में टिश्यू में जाके, फिर वो CO2 जो रिच आपका ऑक्सीजन होता है वो बाहर आता है बॉडी के। तो इसमें क्या रहा है? सिंपल से बताया जाए कि जो एयर हमारे ट्यूब्स में, जो हमारे एयर ट्यूब्स में आते हैं वो लंग्स में आता है। फिर उसमें जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन होती है वो कन्वर्ट होती है CO2 में, और जबकि एयर आया है वो CO2 रिच एयर हो जाता है, फिर आपके बॉडी से वो रिमूव आउट होकर बाहर चले जाता है वेंटिलेशन में। मतलब जो लोग हम लोग सांस लेते हैं, सिंपल में कहा जाए जैसे हम रेस्पायर करते हैं उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन रिच होता है वो एयर, मगर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन उसमें पुअर हो जाती है और CO2 उसमें रिच हो जाती है, जिसे कहेंगे वेंटिलेशन लंग्स। अब ये देखते हैं इसमें क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कैसे? ऐसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सांस किससे लेते हैं? नोज से सांस लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं? यहाँ पे हम नोज से क्या लेते हैं? हम सांस लेते हैं नोज से। फिर सांस लेने का कहाँ आते हैं? वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन ओपनिंग है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया दोनों के दोनों आके खुलते हैं। ओके। अब फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है? ये विंड पाइप है। ट्रैकिया विंड पाइप है और इस ट्रैकिया को कवरिंग में एपिग्लोटिस हेल्प करता है। एपिग्लोटिस एक फ्लैप है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि इसकी क्लोज ओपनिंग क्लोज को हेल्प करता है। मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं तो क्या होगा? जो एपिग्लोटिस होगा आपके विंड पाइप में क्लोज कर देगा और आपका खाना फूड पाइप में एंट्री कर लेगा। जब हम सांस लेते हैं तो आपको फूड पाइप क्लोज कर देगा, आपके जितने भी एयर्स होंगे वो विंड पाइप में जाएगा। ठीक है। और ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? वो ट्रैकिया से ट्रैक्यूल में जाएगा। ट्रैक्यूल के बाद वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक के एंड हो जाएगा। मतलब नोज में हमारे एयर हम लेंगे, हम किस में करेंगे? हम नोज में हमने एयर को इनहेल किया, अब नोज से जाएगा फेनिक्स के अंदर, फेनिक्स से ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली, एल्वियोलर सैक पे आके डिफ्यूजन होने के बाद ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो एयर होता है वो स्टार्ट नोज से होते होते एंड खत्म हो जाता है। वो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसी के बारे में हमको जानना है कि इसमें प्रोसेस में यहाँ पे इस लास्ट वाले में डिफ्यूजन्स भी होता है। इसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। यहाँ पे वो कौन सी होती है, कैसे होता है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आपके डिवाइड करते हैं, वो भी जानेंगे इस वीडियोस में। देखिए यहाँ पे अब एक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर एयरवेज एंड लोअर एयरवेज। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट्स में, अपर एयरवेज और लोअर एयरवेज में डिवाइड कर देते हैं। अब ये अपर एयरवेज क्या होता है? जो ये अपर एयरवेज होता है ना आपका, जो आपका अपर एयरवेज होता है, अपर एयरवेज कंसिस्ट ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम द नोज टू वोकल कॉर्ड इंक्लूडिंग साइनस एंड लैरिंग्स। अब ये साइनस क्या होता है? ये साइनस वो पार्ट होता है जबकि नोज के ऊपर प्रेजेंट होता है, साइनस कहते हैं। और लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स आपका फूड पाइप होता है, लैरिंग्स फूड पाइप और ट्रैकिया विंड पाइप। मतलब जो अपर एयरवे होता है उसके उसमें क्या क्या होते हैं? नोज टू वोकल कॉर्ड इंक्लूडिंग साइनस एंड लैरिंग्स। नोज से लेके वोकल
कोड तक ये सारे जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो अपर एयरवेज में आते हैं। अब ना काम क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं कभी कभार क्या होता है आपकी बाहर धूप जो है तो उसको जो आप ऑक्सीजन लोगे, इन एयर लोगे, इनहेल करोगे, वो ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, गर्म होगा, हीट होगी। एंड तो क्या काम करते हैं सब, ये आपके जो आपका एयर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सब मॉडिफिकेशन करते हैं। हमने सांस तो ले ली, अब बाय द वे कभी सांस लेते हो तो हमारा कोई बीटल तो नहीं, कोई इंसेक्ट हमारे नोज़ के अंदर एंटर कर लिया तो क्या करेंगे, तो जो नोज़ में हेयर प्रेजेंट है उसको स्टॉप करेंगे फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड करेंगे जो हमारा टेम्परेचर का फ़ायदा था उसको मेंटेन करेंगे एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसके अनुसार उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे जिससे हमारे जो ट्रैकिया है उसको कोई हार्म ना पहुंचे। इस इनका काम होता है हमारे जो हम सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को या फिर उस एयर को, उस एयर का टेम्परेचर मेंटेन करना अपर एयरवेज से काम होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास लोअर एयरवेज। इसमें क्या क्या होता है, लोअर एयरवेज कंसिस्ट सिंगल ट्रैकिया, पेयर्ड ब्रोंकाई, ब्रांच ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोली। मतलब ट्रैकिया से जितने नीचे पार्ट होता है आपके एल्वियोली तक वो सभी के सभी हमारा लोअर एयरवेज में आते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है ये आगे कि ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाय कासी सेव कार्टिलेजिनस रिंग अगर हाइलेन कार्टिलेज। आपका ट्रैकिया होता है, आपका आपका जो विंड पाइप होता है वो सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब कहा जाए कैसे, देखो इस सी सेप है ना, ऐसी एक रिंग होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, वो उस पूरे ट्रैकिया को कवर करे होते हैं। कैसे दिखाते हैं जरा आपको, मान लो ट्रैकिया है आपका, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके सी शेप होगा और उस पूरे ट्रैकिया को ये कवर करेगा। अब करता क्यों है, इसमें वैंड आता है ना, इसलिए वैंड पाइप को मतलब उसको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए ये रिंग्स प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, अच्छा अब जरा आप स्टार्ट आउट देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे कि पहले क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया सिंगल जो ट्रैकिया होता है वो हो गया। फिर जो ट्रैकिया आपका यहाँ पे बाइफरगेट होता है उसे कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया। अभी ब्रोंकाई यहाँ पे और पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल, जो बना रहा डायग्राम अभी इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल आपके तो यहाँ पे स्टार्ट होगा वो इनिशियल ब्रोंक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोंक्यूल खत्म होके मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आने लग जाते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट आती है वो कैसे, मतलब ये तो आपका हो गया, फिर आगे फिर टूट रहे हैं, फिर टर्मिनल हो जाएगा, फिर आगे इसमें से निकल जाएगा क्लैन, फिर एल्वुलर हो जाएगा, एल्वुलर डक्ट, फिर से एल्वुली सैक आ जाएगा, ऐसे करके। तो क्या होता है आपका जो यहाँ पे आते हैं ना ये सब जो है ये सभी आपका ट्रैकिया से लेके एल्वुलर तक की आपका कोई रास्ता है। तो इसमें जब ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंकियल तक हम कहते हैं उसको कंडक्टिंग जोन, क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया से लेके ब्रोंकियल तक कहते हैं हम कंडक्टिंग जोन, ट्रैकिया से ब्रोंकियल तक कहते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल तक कहते हैं कंडक्टिंग जोन। अब इस कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है, एयर को क्लियर करता है, कोई भी इसमें इंसेक्ट आ जाए इसको ये रोकता है, नोज में रोकता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड मेंटेन टेम्परेचर, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी एंड करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपको बता दें टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब इसमें कारण क्या है, जिससे हमारे लंग्स को अफेक्ट ना हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ, हमारे एयर टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन करता है। अब टर्मिनल ब्रोंकियल से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक, ये तीनों किस में आते हैं, आपके रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं। अब इसका क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन का काम होता है, क्योंकि एल्वुली में आकर डिफ्यूजन होना होता है, इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी जोन्स कहते हैं। तो हमारे लंग्स को तो पहले दो पार्ट हो आपके, दो ऊपर जो बांटा गया था अपर एयर सैक एंड लोअर एयर सैक में तो हो गया, मगर दो जोन में बांटा जाता है, रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन। क्लियर, अच्छा अब हमारा एयर लंग्स में तो आ ही गई। आप सोच रहे हो कि लंग्स इतना मतलब हैवी कैसे होता है, इतना पावरफुल कैसे होता है, तो उसके लिए भी है, क्योंकि लंग्स में एयर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो आपके लंग्स को सेपरेट करे, सेपरेट इन द सेंस मतलब उसको
प्रोटेक्ट करे। अब क्या होगा, प्रोटेक्ट क्या करेगा वो, देखिए डायग्राम देखिए पहले आप, डायग्राम बना रखा है इसके अंदर। जो लंग्स होता है ना, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। आप लंग्स तो हो गया, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। उस प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या काम करता है, आपकी शॉक अब्जॉर्प्शन करता है। अभी शॉक अब्जॉर्प्शन है क्या, मान लीजिए कि हमारे किसी ने चेस्ट पे किसी ने मारा, किक किया, फिर हाथों से मारा, तो हमारे लंग्स को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, इस वो काम हेल्प करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्योंकि जितना भी तेज़ी से आपका जो कोई इंसान आपको चेस्ट पे मारेगा, तो प्लूरल मेम्ब्रेन में जो प्लूरल फ्लूइड भर रखा है, उसकी टेंडेंसी कि उसको फोर्स को वो नेगेटिव मतलब जीरो में लेके आएगा, कम्स टू जीरो लेके आएगा। मतलब आपके अफेक्ट आपके लंग्स पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर से आपको होगा कि लंग्स अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कहते हैं शॉक अब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो आपका शॉक आया है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, लंग्स को बिल्कुल कुछ होने देगा। ये काम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का। अब प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं लंग्स में ना दो कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की। जो आउटर होती है उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनर होती है उसे कहते हैं विस्कल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों अलग अलग जगह पर अपना काम परफॉर्म करते हैं। अलग अलग जगह पे कैसे, वो अलग अलग जगह पे हम अभी रेस्पिरेशन चैप्टर है, अगर रेस्पायर करोगे आप लोग, सॉरी रेस्पायर तो कर ही रहे हो आप लोग अभी भी, जाके पता करें कि इनहेल में और एक्सहेल में, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में कैसे कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिब्स क्या काम करती है, सबकी पहले बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों का काम क्या होता है। जब तक आप ये समझिए, जो लंग्स होता है ना, वो आपका कैसे प्रोटेक्ट होता है। जो लंग्स हमारे फ्रंट से कैसे प्रोटेक्ट होता है, स्टर्नम से। जो स्टर्नम बोन प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्रंट में, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। बैक से कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रा कोलम। लेटरल से कौन करता है, रिब केज। लोअर से कौन करता है, डायफ्राम। बिल्कुल, तो फ्रंट से स्टर्नम, बैक से वर्टिब्रा कोलम, लेटरल से रिब्स एंड लोअर से डायफ्राम। ये सभी चारों मिलके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि जो आपका ऑक्सीजन से, मतलब आपके ऑक्सीजन आपने लिया, इनटेक किया, वो ब्लड में कैसे मिक्स होंगे आपके, फिर डिफ्यूज़न कैसे होगा, सेल्स में क्या होगा, जो कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, मतलब सब कुछ पता चलेगा। अब देखिए मेरी वीडियो कितने की होगी, 22-27 की हो चुकी है, और मैं जितने नोट्स बनाए थे मैंने सबको डिलीवर कर दिया है। तो इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, जाकर मैं दोबारा नोट्स बनाता हूँ इस चैप्टर्स के और जो बच के हैं उसके, फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, जितना मैंने करा दिया है उसको याद कर लीजिए, आपने खुद के नोट्स बना लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।